अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तारीम। आज हमारी क्लास 11 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होता है। जैसा कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग थे। आज के लेक्चर के अंदर हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की रिमेनिंग टॉपिक्स, जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन और इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स भी हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन को देख लेते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की डिफ़ाइन। तो ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की डेफिनेशन है कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल ऑयल ड्रॉपलेट्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर टू कोलैप्स इन फीवर एंड लार्ज ड्रॉपलेट्स। मतलब ये वाटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, ऑयल के ड्रॉप्स को, मींस अगर आप ऑयल को वाटर में पुट करते हैं या ऐड करते हैं तो वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से ऑयल, सारा जो ऑयल होता है हमारा एक जगह जमा हो जाता है और जमा होने के बाद वाटर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये तो हमारी सिंपल से डेफिनेशन थी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की। अब इसकी डेफिनेशन की टर्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है, और फोबिक का मतलब क्या होता है, फियर, ठीक है। एक्सक्लूड का मतलब हम कह सकते हैं निकलना, मतलब एक तरह की प्रॉपर्टी, या मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का वाटर से फियर होना, मतलब वाटर का खौफ होना। अब क्या मतलब इसके नेम को हमने देखा कि हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, और फोबिक का मतलब क्या है, फियर, मतलब वाटर का फियर, मतलब वाटर से डर। अब क्या मतलब इसका, देखें, सपोज़ करें मेरे पास एक वाटर का बाउल है और मैंने इसके अंदर वाटर को पुट कर दिया, ठीक है। अब जब हम वाटर को पुट करते हैं उसके बाद होता क्या है, सपोज़ कर ला मैं उसके अंदर डाल देती हूँ ऑयल के कुछ ड्रॉप्स। अब जब हम ऑयल के ड्रॉप्स डालते हैं तो हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो सारे के सारे ऑयल के ड्रॉप्स जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जब वो ऑयल के ड्रॉप्स वाटर के ऊपर आ गए, इट मीन्स ये जो ऑयल के मॉलिक्यूल हैं ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाटर से फियर करना है, ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे, इसलिए वाटर से क्या हो गया, सेपरेट हो गए। तो ऐसी टेंडेंसी को वाटर की हम क्या बोल रहे होते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का नेम दे रहे होते हैं। अब ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हो रहा क्यों है, मतलब वाटर के अंदर अगर ऑयल आता है तो वो ऑयल डिज़ोल्व क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पढ़ा वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट टाइप के कंपाउंड इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ऑयल इसके अंदर आके डिज़ोल्व क्यों नहीं हो रहा, तो उसके रीज़न्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका रीज़न है इसकी पोलैरिटी। हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वाटर की इसी पोलैरिटी की वजह से वाटर जो है वो डिफरेंट ऑयल के कंपाउंड्स को डिज़ोल्व नहीं कर रहा होता, बिकॉज वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी अगर हम बात करें कि रीज़न क्या है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का, तो वो इसकी पोलैरिटी है। पोलैरिटी मतलब हमें पता है कि वाटर में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब पोलैरिटी का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक। लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब क्या है, जो जैसा होगा वो उसी में डिज़ोल्व होगा। मतलब वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वाटर सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स को ही डिज़ोल्व करवा सकता है, ठीक है। लेकिन हमने ऑयल को जब पुट किया, ऑयल हमारे पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जिस पे कोई भी चार्जेस नहीं है। तो जब नॉन पोलर कंपाउंड एक पोलर कंपाउंड में यानी कि वाटर में आकर डिज़ोल्व होने की कोशिश करेगा तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब होता है जो जैसा होगा वो इसी में डिज़ोल्व होगा। तो वाटर के अंदर सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स ही आकर डिज़ोल्व हो सकते हैं, और ऑयल हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है, तो वो इसीलिए उसमें आकर डिज़ोल्व नहीं होगा। उसके बाद अगर हम सेकंड रीज़न की बात करें तो वो आ जाती है हमारे पास उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हमने पढ़ा कि वाटर के अंदर सेकंड बॉन्डिंग भी फाउंड होती है, वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर की, ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर की। इसकी वजह से भी वाटर ऑयल के ड्रॉप्स को डिज़ोल्व नहीं कर रहा होता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव नेटवर्क बन जाता है। कोहेसिव नेटवर्क कैसे बन जाता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब अगर मेरे पास 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक कोहेसिव फोर्स वाली क्या बन जाएगी, एक कोहेसिव फोर्स वाली नेटवर्क बन जाएगा। तो इसकी वजह से
एक नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसकी वजह से फिर वाटर जो है वो ऑयल को डिज़ोल्व नहीं कर रहा होता है। तो ये कुछ रीजंस थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी डिटेल कि होता क्या है। वाटर के अंदर अगर हमने ऑयल को ऐड किया तो ऑयल किस तरीके से लेयर की फॉर्म में ऊपर आ जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं तो ऑयल वाटर के ऊपर आ जाता है। तो वो लेयर फॉर्म में ऊपर क्यों आ जाता है, उसके रीज़न्स को या उसके डिस्क्रिप्शन को हम देख लेते हैं। अब होता क्या है, देखें मेरे पास वही मैंने एक सिलेंडर बनाया और उसके अंदर मैंने ले लिया वाटर के मॉलिक्यूल्स, मैंने पुट किया इसके ऊपर ऑयल, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वाटर के अंदर ऑयल के ड्रॉप्स को ऐड किया। अब जब मैंने इस वाटर के अंदर ऑयल के ड्रॉप्स को ऐड किया तो होगा कुछ यूँ कि ये ऑयल के ड्रॉप्स वाटर में ऐड होने के बाद वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमने पढ़ा वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपको दिख रही है वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऑयल के ड्रॉप्स वाटर में आने के बाद इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करने लग जाएंगे, ठीक है। अब जब वाटर की मॉलिक्यूल्स या वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब होने लगेगी, इससे हमारे सिस्टम के अंदर की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ होने लगेगी। अब आप बोलेंगे एंट्रोपी क्या चीज़ है। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर इन अ सिस्टम, ठीक है। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर आ रहा है इसको हम एंट्रोपी का नाम देते हैं। जैसे अभी अगर मैंने ऑयल को नहीं डाला था तो हमारे वाटर ने इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हुई थी, हमारा जो सिस्टम था वो बिल्कुल ऑर्डरली अरेंज हुआ था। लेकिन जैसे हमने ऑयल को ऐड किया इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होना स्टार्ट हो रहे होंगे। तो मतलब सिस्टम में एक तरह की ख़राबी पैदा होने लग गई, डिसऑर्डर आने लग गया। तो जब भी सिस्टम में डिसऑर्डर आता है मतलब सिस्टम में क्या हो गई, एनाट्रोपी हो गई है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हुई है, डिस्टर्ब हुई है, मतलब हमारी एनाट्रोपी यानी कि डिसऑर्डर क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। अब जैसे डिस्टर्ब हमारा जो एनाट्रोपी है वो डिस्टर्ब इंक्रीज़ होने लग गई। उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि मैंने आपको ये बताया कि ऑयल के मॉलिक्यूल्स ने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब किया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक होने लगेगी। लेकिन ऐसे कैसे ब्रेक होगी, हमने पढ़ा था इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में, या नहीं भी पढ़ा तो याद रखें, जब भी हमारे पास किसी भी कंपाउंड्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उससे पहले हमें उनको एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो होगा कुछ यूँ कि जैसे ही ऑयल के ड्रॉप्स को जब मैंने वाटर के अंदर ऐड किया, इन ऑयल के मॉलिक्यूल्स ने वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया और हमारे सिस्टम की जो एनाट्रोपी है यानी कि डिसऑर्डर है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपनी बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, बाहर की सराउंडिंग की जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स ने जब सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया उसके बाद वो अपने बॉन्ड को इजीली क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब बॉन्ड तो ब्रेक हो गए, लेकिन बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ एक इशू ये आ गया कि हमारे सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो इंक्रीज़ हो गई। अब ये एंथैल्पी क्या होती है, कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज़ एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब टोटल हीट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है, सपोज़ करें ऑयल को जब मैंने ऐड किया था तब हमारे पास इस पूरे सिस्टम की हीट एनर्जी थी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने आपको बताया कि वाटर ने जब बॉन्ड्स को ब्रेक किया, कैसे बॉन्ड्स को ब्रेक किया, उस वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंडिंग की जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया और उसके बाद उसने अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। अब जब उसने सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया तो अंडरस्टूड सी बात है इस सिस्टम की जो हीट एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब इस सिस्टम की हीट एनर्जी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई तो हम कह देंगे कि एंथैल्पी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब जब हमारे सिस्टम की एंथैल्पी इंक्रीज़ हो गई तो ये अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स के लॉ। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स हमारी एक ब्रांच होती है, या थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हमारे पास जो लॉज होते हैं जो कहते हैं कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि हमारी एंथैल्पी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। अब मैं आपको एक इक्वेशन दिखाने जा रही हूँ विच इज़ G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस का डेल्टा T एंड S। G मतलब गिव्स एनर्जी या फ्री एनर्जी,
डेल्टा एच शो करा एंथैल्पी को यानी कि हीट एनर्जी को, टी मीन्स टेम्परेचर और एस मतलब एनट्रोपी। याद रखिएगा हमने जब भी पढ़ा था कि वाटर के अंदर जब हम ऑयल के ड्रॉप्स को ऐड करते हैं तो हमारी एंथैल्पी यानी कि हीट एनर्जी बढ़ती है और एनट्रोपी भी बढ़ती है। बट याद रखिएगा इस सिस्टम के अंदर या इस प्रोसेस के अंदर हमारी एंथैल्पी ज़्यादा बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू एनट्रोपी। मतलब अगर मेरे सिस्टम के अंदर 10 टाइम एनट्रोपी बढ़ी है, डिसऑर्डर आया है, तो एंथैल्पी यानी कि हीट एनर्जी 15 टाइम्स बढ़ेगी। ठीक है, अब बताने का मकसद क्या है। अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक लॉ अगर हमारे पास ये जो फ्री एनर्जी है पॉजिटिव आ जाए तो ये हमारे पास सिस्टम जो है फेवरेबल नहीं समझा जाता। अब होगा क्या कि जब मैंने ऑयल के ड्रॉप्स को वाटर में ऐड किया हमारी एंथैल्पी इंक्रीज़ होने लगी। सपोज़ कर ले मेरी एंथैल्पी हो गई 45, ठीक है, और हमें पता है अगर एंथैल्पी 45 है तो डिसऑर्डर यानी कि एनट्रोपी हमेशा से थोड़ा बहुत क्या होगा, कम ही होगा। तो सपोज़ करने वो कितना आया, 40 आया। तो 45 में से अगर मैं 40 को माइनस करती हूँ आंसर क्या आ गया, 5। मतलब जो मेरी गिब्स एनर्जी है, जो मेरी फ्री एनर्जी है वो क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब जब ये मेरी एनर्जी पॉजिटिव आ गई इट मीन्स ये थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं है। तो होगा कुछ यूँ, इस कंडीशन की वजह से जो मैंने ऑयल के ड्रॉप्स वाटर में ऐड किए थे और उनकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो हमारा अनफेवरेबल हो गया। तो उसकी वजह से होगा क्या कि अब ऑयल के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, आपस में कोलैप्स होने के बाद वो एक बड़े से ड्रॉप में चेंज होके वो उस वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, वाटर की सरफेस के ऊपर आने से क्या होगा कि वाटर अगेन से दूसरे वाटर के साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेगा और दोबारा से हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कंडीशन थी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अगर हम किसी भी जिसके अंदर हम जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को यानी कि अगर ऑयल के ड्रॉप्स को वाटर में ऐड करें तो वो सारे कोलैप्स होकर वाटर की लेयर के ऊपर आ जाते हैं और वाटर से वो क्या हो जाते हैं, रिमूव होने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का नेम दे रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर की। ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं। आयनाइजेशन का मतलब होता है द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू आयंस। ठीक है, कि जब भी आपके पास मॉलिक्यूल्स आयन में ब्रेक हो जाएगा उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं आयनाइजेशन। ठीक है, मैं ये आपको आयनाइजेशन ऑफ वाटर नहीं बता रही, मैं यहाँ सिर्फ आपको आयनाइजेशन की डिफाइन बता रही हूँ कि जब भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा अपने आयंस के अंदर उसको हम आयनाइजेशन का नेम दे देंगे। नाउ व्हाट डज मीन बाय आयनाइजेशन ऑफ द वाटर। लेट सपोज वी हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर विच इज़ H2O। ठीक है, अब अगर ये वाटर ब्रेक होगा तो ये वाटर किस तरीके से ब्रेक होगा, वाटर ब्रेक हो जाएगा OH में और सेकंड उसका जो हमारा एक उसका एटम बचेगा वो क्या बचेगा, H बच जाएगा। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ तो इस OH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस H पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप चेक करें कि वाटर का मॉलिक्यूल या वाटर का कंपाउंड डिसोसिएट हो गया, टूट गया उसके अपने आयंस में। आयंस का मतलब क्या है कि जब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ तो आप देखें H पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और OH पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब भी किसी भी एटम्स पर चार्जेस आ जाते हैं तो उनको हम आयंस का नेम देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल या वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपने आयंस के अंदर क्या हो गए, ब्रेक हो गए। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ द वाटर। याद रखिएगा जो आयनाइजेशन ऑफ वाटर है वो हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसको आप दोबारा रिवर्स कर सकें, पीछे लेके जा सकें। मतलब अगर मैंने वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया OH एंड H में तो मैं इस OH और H से अगेन वाटर भी बना सकती हूँ। मतलब अगर आप रिएक्टेंट से, इस वाले साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं और इस साइड को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लें और प्रोडक्ट को तोड़ के दोबारा रिएक्टेंट बना लें तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये वाटर की जो डिसोसिएशन है वो हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ एम्फोटेरिक कंपाउंड। हम कहते हैं वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है।
एम्फोटेरिक कंपाउंड का मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि एज अ एसिड भी बिहेव करे और जो एज अ बेस भी बिहेव करे। ठीक है, अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वाटर को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, हमारे पास एसिड और बेस की डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन मैं आपको एक थ्योरी बता देती हूँ जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड जो कि अपने एक H आयन को डोनेट कर दे, किसी और कंपाउंड को दे दे, तो ऐसे कंपाउंड को हम एसिड का नेम देते हैं। और वो कंपाउंड जो कि उस H आयन को गेन कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, बेस का नेम देते हैं। ठीक है, तो वाटर के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने एक H आयन को डोनेट भी कर सकता है, मतलब वो एज अ एसिड भी बिहेव कर सकता है, और वो H आयन को गेन भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, मतलब वो एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। इसीलिए हम वाटर को बोलते हैं कि वाटर हमारे पास एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। अब इसकी एग्जांपल किस तरीके से, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक इक्वेशन के थ्रू समझाती हूँ कि वाटर किस तरीके से एम्फोटेरिक है, यानी कि वाटर किस तरीके से एज अ एसिड एंड एज अ बेस बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल, और इस वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने रिएक्शन करवाया अमोनिया के साथ। NH3 मीन्स अमोनिया। जब भी हमने वाटर को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास यहाँ बन गया NH4, ठीक है, और साथ में OH आयन बन गया। अब यहाँ नोट करें हुआ क्या, वाटर ने जब अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो वाटर ब्रेक होके किसमें ब्रेक हुआ, H और OH में। तो वाटर ने ब्रेक होने के बाद अपना ये जो एक H आयन था वो डोनेट कर दिया किसको, NH3 को, अमोनिया को। तो यहाँ आप नोट करें, जब वाटर ने अपना एक H आयन डोनेट किया अमोनिया का, तो ये चेंज हो गई किसमें, NH4 में। तो इस रिएक्शन में वाटर ने अपना एक H डोनेट कर दिया अमोनिया को, इसीलिए इस रिएक्शन में वाटर ने कैसा बिहेव किया, एज एन एसिड। इसकी अगर हम सेकंड एग्जांपल लें कि वाटर किस तरीके से ऐसा बिहेव करता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमने वाटर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन, और साथ में Cl। ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या कि जब वाटर को मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो वाटर ने H आयन को डोनेट करने के बजाय इस Cl का जो H आयन था उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने की वजह से क्या हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ H2, यहाँ लिखा हुआ H3, मतलब वाटर ने इस Cl के, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया। तो जब इसने हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया तो यहाँ इसने कैसा बिहेव किया, एज अ बेस। तो आप डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर देखेंगे कि वाटर कहीं एज अ एसिड बिहेव कर रहा होता है और एज अ बेस भी बिहेव कर रहा होता है, इसलिए हम वाटर को एक एम्फोटेरिक कंपाउंड का नेम भी दे रहे होते हैं। अब ये बताने का मकसद क्या है, या आयनाइजेशन ऑफ वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बायोलॉजिकल लाइफ में। इसकी एक मेजर इंपॉर्टेंस है कि वाटर इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से एज अ बफर बिहेव करता है। इसी एम्फोटेरिक सब्सटेंस की वजह से, इसी एम्फोटेरिक क्वालिटी की वजह से या आयनाइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से वाटर एज अ बफर बिहेव करता है। अब बफर क्या होता है, बफर हमारे पास वो कंपाउंड होता है जो किसी भी मीडियम की pH को मेंटेन करता है। ठीक है, हमारे पास बफर कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी भी मीडियम की pH को, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेंटेन करते हैं। याद रखिएगा, एक सिस्टम को अगर आपको प्रॉपर काम करवाना है तो उसकी pH मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी की जो pH है वो मेंटेन क्यों रहती है, ड्यू टू द वाटर हमारे पास एक बफर कंपाउंड है, और इसी बफर कंपाउंड की वजह से हमारी बॉडी की जो pH है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। इसकी एग्जांपल ऐसा है कि लेट सपोज कर लें, यही एग्जांपल आप ले लें कि हमारी बॉडी के अंदर वी नो के वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब मैंने कोई ऐसी चीज़ ले ली है, कोई ऐसी चीज़ इंटेक कर ली जिसके अंदर मौजूद था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो मैंने अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर ली। अब इंटेक करने से क्या हुआ, मतलब मेरी बॉडी के अंदर एसिड की क्वांटिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है। अब जब मेरी बॉडी के अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, मतलब मेरी pH क्या हो गई, डिसबैलेंस हो गई, तो वाटर वहाँ बिहेव करेगा एज अ बफर बिहेव करने से क्या होगा, वाटर इस HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने से क्या होगा, वो इस H आयन को गेन कर लेगा। गेन करने से हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो तो ब्रेक हो गया, यानी कि जो एसिड हमने
बॉडी के अंदर इनटेक किया था, वाटर ने एज अ बफर बिहेव करके उस एसिड के साथ रिएक्ट किया और हमारे सिस्टम की जो एसिडिटी थी उसको ख़त्म कर दी। कैसे ख़त्म की कि उसने उस एसिड को ही क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया हाइड्रोजन आयन में और क्लोरीन आयन में, और जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन थे उसके साथ उसने खुद रिएक्ट कर लिया ताकि हमारे सिस्टम की जो एसिडिटी है या पीएच है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का लास्ट टॉपिक है जो है एनिमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। एनिमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले याद रखें कि हमारी फेडरल की बुक के अंदर इस टॉपिक का नेम कुछ और है, ठीक है। यहाँ सिंटेक्स बोर्ड में इसका नेम दिया हुआ है एनिमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जबकि फेडरल बोर्ड में इसका नेम दिया हुआ है लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों टॉपिक सिमिलर ही हैं, बस टॉपिक की हेडिंग डिफरेंट दी हुई है। नाउ हम बात करते हैं कि लोअर डेंसिटी ऑफ आइस का मतलब क्या है या एनिमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का मतलब क्या है। एनिमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को समझने से पहले सपोज़ करें मेरे पास अगेन से मैंने एक बाउल लिया और इसके अंदर मैंने वाटर को ऐड करना स्टार्ट किया। जब मैंने वाटर को ऐड करना स्टार्ट किया, सपोज़ करें मैं वाटर को देती हूँ, वाटर मैंने अगेन लिया एक बाउल में और सपोज़ कर लें वाटर यहाँ तक है। अब आप खुद बताएं, अगर मैं वाटर को हीट देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और सोचें अगर हम वाटर को हीट दें तो क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होने लगेगा। वी नो कि जब हम वाटर को हीट देंगे तो हमारा वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होने लगेगा, यानी कि वाटर एक्सपेंड होके ऊपर आ जाएगा। जब भी हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। और इसी तरीके से सपोज़ कर लें मेरे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो वाटर है या डिफरेंट कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसका हमारे पास वॉल्यूम सपोज़ करना इतना है, और अगर मैं इसको कूल करूँ, ठीक है, तो कूल करने से क्या वो एक्सपेंड होगी, मतलब क्या उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या उसका वॉल्यूम कम होगा। सो वी नो जब हम किसी भी चीज़ को कूल करते हैं तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होता बल्कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब वो खुद क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमने डिफरेंट लिक्विड्स के अंदर ही मैटर देखा है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप वाटर का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट देखेंगे। कैसे डिफरेंट देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है या 0 डिग्री, तो आपने कहना कि ये हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है और ये टेम्परेचर क्या है, कम है। और मैं आपसे पूछूं कि इस टेम्परेचर पर वाटर को एक्सपेंड होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट, तो वी नो ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो इस पर वाटर को क्या होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ हमारे पास वाटर का टेम्परेचर क्या है, कम है, लो है, तो यहाँ वाटर के वॉल्यूम को क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए, यानी कि यहाँ वाटर को क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। वाटर का बिहेवियर डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैसे तो वाटर के वॉल्यूम को इंक्रीज़ होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वॉल्यूम क्या होने लग जाता है, डिक्रीज़ होने लग जाता है, यानी कि वाटर यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हालांकि इसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके वाटर एक्सपेंड होने लग जाता है, मतलब वाटर का साइज़ या वाटर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो वाटर का एनिमलस बिहेवियर है, ये भी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि वाटर की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग या उसकी कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ही है। तो यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर डिफरेंट बिहेवियर कर दे रहा है वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। अब होता क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, देखिए हमारे पास एक टर्म है जिसका बोलता है डेंसिटी। इसको हम समझ लेते हैं तो आपको टॉपिक समझना आपके लिए इजी हो जाएगा, मतलब मैं टॉपिक में क्या समझाना चाह रही हूँ। डेंसिटी का मतलब होता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का मतलब होता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब अगर मैं किसी भी चीज़ का मास देखूँ, मतलब मैं देखूँ उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं और साथ में ये देखूँ कि उसका कितना वॉल्यूम है, मतलब वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करिए। तो जब हम इसको चेक करते हैं इट मीन्स मैं किसको चेक करी, उसकी डेंसिटी को चेक करी।
नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला, याद रखिएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, ये फार्मूला में बता रहा है कि जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, तो डेंसिटी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो उसकी रिलेशन ऐसे बनती है कि एक चीज़ अगर इंक्रीज़ होती है तो दूसरी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि किसी भी चीज़ की वॉल्यूम लो होने लग जाए, कम होने लग जाए, तो आप क्या बताएंगे, उसकी डेंसिटी क्या होने लग जाएगी, ज़्यादा होने लग जाएगी। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, देखें हमने पढ़ा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर का बिहेवियर एनोमलस है, यानी कि वो थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर देता है। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसके वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए था, बट उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वॉल्यूम कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो वी नो कि जब वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो यहाँ उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। और ये क्यों हाई होती है, आप फॉर्मूले में भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, कम होगा, तो हमारी डेंसिटी क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, मतलब वाटर का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। तो यानी कि हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है तो वहाँ उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब वाटर के इस एनोमलस बिहेवियर की हमारी बायोलॉजिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे है कि मैंने आपको बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वॉल्यूम क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, तो जब वाटर का वॉल्यूम हाई हो गया तो वहाँ की डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, और जब इसका वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, इसकी हाई हो जाती है। एक चीज़ और याद रखें, जिस भी चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो चीज़ हमेशा वाटर पे फ्लोट करती है, वो चीज़ वाटर पे हमेशा तैरती है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं आपसे पूछूं वाटर की कौन सी स्टेट पाई जाएगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की हमारी सॉलिड स्टेट पाई जाती है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस प्रेजेंट होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें वाटर की लिक्विड फॉर्म नहीं मिलती बल्कि वाटर की सॉलिड फॉर्म जो कि आइस है वो मिल रही होती है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड की में अगर, ठीक है, तो हमें क्या मिल रही होती है, आइस मिल रही होती है। अब सपोज करें यहाँ मेरे पास क्या है, वाटर है। ठीक है, हमने देखा ग्लेशियर्स के अंदर हम देख रहे होते हैं, या हम जो बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट हमारा होता है वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ ओशंस के ऊपर ना आइस क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। अब वहाँ ओशन के ऊपर आइस फ्लोट क्यों करते हैं, वी नो कि आइस का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ऑलमोस्ट। अब जब वाटर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मीन्स उसका वॉल्यूम क्या है, हाई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और इसका वॉल्यूम अगर हाई है तो डेंसिटी क्या हो गई, लो हो गई। तो बिकॉज आइस की डेंसिटी लो है, और मैंने आपको बताया था कि जिस भी चीज़ की डेंसिटी लो होगी तो वाटर पे क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि आइस जो वाटर पे क्या कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है, क्योंकि आइस की डेंसिटी क्या होती है, एज़ कम्पेयर टू वाटर उसकी डेंसिटी लो होती है, और जिस भी चीज़ की डेंसिटी लो होती है वाटर पे क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है। अब इसका बेनिफिट क्या है हमारी बायोलॉजिकल लाइफ में, इसका बेनिफिट ये है कि वी नो कि हमारी जितनी भी लेग्स है या पोन्ड्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेराइन लाइफ पाई जाती है। अब ऐसे एरियाज जो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे एरियाज जो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं वहाँ पर अगर वाटर या एनोमलस बिहेवियर परफॉर्म नहीं करता तो वहाँ की जो भी मेराइन लाइफ थी वो डिस्ट्रॉय हो सकती थी। अब वाटर के एनोमलस बिहेवियर से क्या होता है, उस कोल्ड इन्वायरमेंट में जो वाटर है वो आइस फॉर्म में चेंज होके एक इंसुलेटिंग लेयर बना देता है वाटर के ऊपर। ठीक है, वो पूरे वाटर के ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर बना देता है। इससे ये होता है कि जो हमारा अंदर वाला वाटर है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, नॉर्मल रहता है, और जो अंदर की जो मेराइन लाइफ है वो इजीली सर्वाइव कर रही होती है। तो ये हमारे पास वाटर का जो है वो एनोमलस बिहेवियर है, और इस तरीके से ये हमारी बायोलॉजिकल लाइफ की हेल्प कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं एंड होता है।
आपको लेक्चर में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट अपलोड करके आपकी क्वेरी को या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।